सादर अभिनंदन और प्रणाम उपेंद्र भार्गव जी। आज आपका हम स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा और आज हम आपकी अनुभूतियां और आपसे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। शायद आपसे जो लेसन्स है वो हमारे ऑडियंस को भी बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा उनको। तो सर के बारे में इंट्रोडक्शन तो कम ही है, उनके बारे में जितना भी बोलो, लेकिन ही इज वन ऑफ द फाउंडर फॉर संस्कृत सेवा समिति, इज लीडिंग एनजीओ एज वेल. Now, next is assistant professor in Sanskrit University, Ujjain. And let's welcome sir. Welcome sir to the podcast. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मुझे लगता है कि आज की जो हमारी चर्चा है एक मेरे लिए भी अच्छा अनुभव देने वाली रहेगी। अ, आज अपना जो डिस्कशन है सर, ये संस्कृत और भारत, जी। ये दोनों चीजों में अपन को किस तरीके से आगे बढ़ना है, लोगों में कैसी जागरूकता अपन को संस्कृत भाषा में लाने की आवश्यकता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि संस्कृत जो भाषा है, वस्तुतः अगर हम देखें कि कुछ वर्षों के पूर्व तक संस्कृत हमारे पूरे भारत की नॉलेज सिस्टम की भाषा थी। जैसे हम्म। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक पर्टिकुलर हेड डाला गया है, उसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम। जी। तो वो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके अंतर्गत ये चर्चाएं अब की जाएंगी। इस तरह के पाठ्यक्रम, इस तरह के सिलेबस, या हमारा जो पहले का भी पाठ्यक्रम है उसमें इस तरह की चीजों को सम्मिलित किया जाएगा जो हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों में पहले से इनके बारे में कहा गया है। तो उस परंपरा को, उस पद्धति को आधुनिक धारा में इंडियन नॉलेज सिस्टम कह के परिभाषित किया गया। जी। बीच में क्या हुआ था कि जब हम एक मैकालेन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे थे काफी सालों से, तो जी। उस एजुकेशन सिस्टम ने अपना जो थॉट्स हैं, जो यूरोपियन बंच ऑफ थॉट्स हैं, उनको हम्म। उन्होंने हमारे ऊपर अधिरोपित किया था, और हम उन्हीं थॉट्स बंच को पढ़ रहे थे। और जी। हमारा जो इंडियन ओरिजिन का जो थॉट बंच था, जिसे हम कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये हमारी शास्त्र परंपरा, वो शास्त्र परंपरा को उन्होंने पर्टिकुलर एक अलग हेड के रूप में रख दिया। हम्म। अलग से संस्कृत यूनिवर्सिटी, अलग संस्कृत कॉलेज, अलग संस्कृत स्कूलिंग सिस्टम, सबको अलग करके पर्टिकुलरली ये प्रचारित किया गया कि ये ब्राह्मणों के लिए है, ये पंडितों के लिए है, और जी। ये इनके लिए ही पढ़ने के लिए है, तो इनके लिए पर्टिकुलर अलग से संस्थाएं बना दी बिल्कुल। गई। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जो हमारा भारतीय चिंतन धारा का, जो इंडियन ओरिजिन का जो नॉलेज था, उस हाँ। नॉलेज पर इफेक्ट पड़ा। जी। पहले हम देखते हैं कि रामायण में, हम देखते हैं महाभारत में, वहां हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में ही क्यों ना हो, कि एक यदुकुल का कुमार है, यदुकुल अर्थात हम्म। यादव वंशी, जैसे हम वर्तमान में कहें, श्री कृष्ण है। वो अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, ब्राह्मण बालकों के साथ और उन सब के साथ वहां से चल के आते हैं उज्जैन। महर्षि सांदीपनि के आश्रम में आकर के रहते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शिक्षा भी क्या, तो वही वेद, पुराण, उपनिषद, 64 कलाओं का उन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। और वे उन सभी में, रसायन विद्याओं में, सब में वे निष्णात हुए, भगवान कृष्ण। तो वो सारा का सारा जितना भी 64 कलाओं को सीखने की जो पद्धतियां थी, वो सारी की सारी पद्धतियों की मूल भाषा जो है वो संस्कृत है। उसे पढ़ाने हम्म। के सारे शास्त्र जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। जी। तो वो वहां पर एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का पूरा बेस जो है वो संस्कृत है। तो हम्म। इसलिए हमेशा से संस्कृत प्राचीन काल में भी इस देश के लिए लाभदायक और उपयोगी रही है, और आगे आने वाले समय में भी उपयोगी होगी, और वर्तमान में भी वो उपयोगी है। हम योग वशिष्ठ में देखते हैं कि वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम को, क्षत्रिय राजकुमारों को और उनके जी। साथ अन्य जो भी कुछ कुमार हम्म। हैं, उन्हें वो शिक्षा दे रहे हैं। और वहां पर हम्म। शिक्षा देते समय किसी भी प्रकार का ऐसा कोई चिंतन नहीं है कि भाई क्षत्रिय कुमारों के लिए ये शास्त्र नहीं पढ़ना हाँ। है, या अन्य जो वर्ग के कुमार है उन्हें ये सब नहीं पढ़ना है। ऐसा वहां पर कोई भी चर्चा कहीं भी नहीं आती है। और वो सभी को, जो वहां पर पढ़ने आए हैं गुरुकुल में, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। जिसकी जी। जो धारा है उसे उसकी धारा में शिक्षित। तो संस्कृत जो है वो हम्म। ज्ञान की भाषा शुरू से रही है। ये किसी संप्रदाय की, किसी पंथ की या किसी वर्ग विशेष की भाषा कभी नहीं रही। इसे मैकालियन एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की स्थिति को देखना जरूर पड़ा, कि ये हम्म। आभासित होने लगा कि नहीं भाई, संस्कृत जो है वो सर्वजन की भाषा नहीं है। लेकिन जो वर्तमान की हमारी नवीन शिक्षा पद्धति 2020 से लागू हुई है, उसमें इस बात को विशेष महत्व दिया गया कि ये जो हमारे भारतीय चिंतन धारा का अथाह ज्ञान केवल संस्कृत लिपि में ही नहीं है, वो हम्म। हमारी भारत की प्रत्येक भाषा की लिपियों में भी लिखा गया है। जी। चाहे वो लिपि तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम हो,
या कि अन्य कोई भी सिंहली लिपियां हो, या कश्मीरी लिपि हो, शारदा हो, हाँ ब्राह्मी हो, उर्दू हो, अरेबियन हो, फारसी लिपियों में भी बिल्कुल। संस्कृत के ग्रंथ लिखे हुए रखे हैं। और यदि हम संस्कृत से ग्रंथ ही को सारी खोलकर देखते भाषाओं हैं, का डेरिवेशन हुआ है। संस्कृत से ही होता है। हाँ। तो लेकिन आप फिर भी पुराने देखेंगे तो समझ आपको नहीं उसी रहे, तरह से दिखाई देंगे। जी। फिर भी लोग संस्कृत को समझ नहीं रहे, और उतना जितनी उसकी महत्वता देनी चाहिए उतनी महत्वता नहीं दे रहे। हाँ, मैंने कहा ना कि एक लंबा अंतराल था, हम हाँ मैकालियन सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, या जो हमारा पूर्व का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें इस तरह का विधान किया गया कि ताकि हम उसको पूरी तरह से उतना रिस्पॉन्स ना करें उस चीज को। तो इसलिए हम्म। वो हुआ है। धीरे धीरे फिर से समाज जागरूक हो रहा है। अब जैसे सोशल जो मीडिया है, हाँ या बिल्कुल। हमारे जो संचार के माध्यम है, आईसीटीज हैं, इनके माध्यम से हम आज बात कर रहे हैं उस चीज पर। जी तो सर। लोग भी उसको देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, हम्म। और आगे पढ़ने में बड़ी रुचि लोगों की हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि हमारे जो आईआईटी संस्थान है भारत के प्रमुख, जिनमें आईआईटी पवई है मुंबई का, जी। कानपुर के हैं, और बीएचयू के हैं, और उसके अलावा नागपुर के हैं। अब इन हाँ सभी आईआईटीज में भी संस्कृत भाषा में या संस्कृत की विषय विशेषज्ञता में भी आपको अध्ययन करने के अवसर हैं। आप वहां से अपना रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की स्टडीज भी अब आप वहां से कर सकते हैं। तो उसमें जैसे पाणिनियन ग्रामर है, जी। न्याय दर्शन है। वो न्याय दर्शन मतलब जैसे हम ब्रह्मांड विद्या कहते हैं, जैसे वो इस तरह की फिजिक्स जैसे हम कहते हैं, उसे हमारे यहाँ न्याय दर्शन कहा जाता है। या कि जो ज्योतिष का गणितीय पक्ष है, सिद्धांत है, इन पर अच्छा। बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी। अभी संस्कृत की भाषा और संस्कार में अगर लोग, अगर संस्कार और संस्कृति को अगर अपन जोड़ा जाए, क्या वही लोग समझ पा रहे हैं संस्कृत को? इस पे आपका क्या विचार है नहीं, सर? नहीं, ऐसा है इसमें कि संस्कार तो जो है वो हमेशा से संस्कृत से ही जुड़े रहे हैं। क्योंकि हम हाँ कभी कल्पना कर सकते हैं क्या कि हमारे घर में शादी हो रही हो, विवाह किसी का हो रहा हो, मैं उसे विवाह भी नहीं कहूंगा, मैं उसे कहूंगा पाणी ग्रहण संस्कार। हमारे बिल्कुल। 16 संस्कारों में से विवाह जो है वो एक महत्वपूर्ण संस्कार है, और उस हम्म संस्कार का नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। हम उसे हम्म। विवाह लिखते हैं या अन्य चीजें लिखते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन जी मूल रूप से वो जो है हमारा एक संस्कार है। बिल्कुल। तो उस संस्कार को करने की जो भाषा है संस्कृत है। हमारे जो धर्म सूत्र हैं, धर्म सूत्र का हाँ अर्थात हमारे जो जैसे विवाह वगैरह होते हैं, तो जी उसके लिए जो विधान है, जो विधियां हैं, उन विधियों को जहां लिखा गया है, उन ग्रंथों को सूत्र कहते हैं। जी। तो अभी वर्तमान में हमारे जो संस्कार आदि होते हैं वो पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार होते हैं, हाँ। किसी के लौगाक्षी गृह्य सूत्र के अनुसार होते हैं। तो हम्म। ऐसे वो जो गृह्य सूत्र हैं, उन गृह्य सूत्रों में इन्हें संस्कार के रूप में परिभाषित किया गया। उनके मंत्र संस्कृत में ही हैं, वेद के हैं। तो हम जी कल्पना कर सकते हैं क्या कि बिना वेद के मंत्र उच्चारण हुए किसी का पाणी ग्रहण बिल्कुल। संस्कार हो जाए? तो वो हमारे थॉट में ही नहीं आता वो। हम्म। तो कई लोग जो है, आज हम देख रहे हैं कि समाज आगे बढ़ चुका है, वैवाहिक बंधन को भी वो मानना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग खुलापन बिल्कुल। इतना लेकर के आए हैं कि वो स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहना आरंभ कर देते हैं। जी लेकिन कभी तो उनके मन में आता है, कई लोगों का ऐसा प्रकरण देखा है कि उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन बच्चों ने फिर बाद में माता पिता के विवाह कराए, जी। विधिवत वो मंदिर में लेकर के गए हैं, उनके जो है मंत्रोच्चारण से उनका जो है विधिवत उन्होंने विवाह कराया, तब फिर उनके समाज ने उन्हें उस विवाह की मान्यता दी है और उनके परिवार को मान्यताएं दी है। जी। तो ये भी इस तरह की चीजें हैं। तो संस्कृत तो हमेशा हमारे विधान अभी से ये जुड़ी हुई है। परिवर्तन की जो शैली जो चल रही है, हाँ मतलब हाईली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपन अपने जीवन शैली को व्यापित कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आज के जनरेशन को संस्कृत के बारे में अपन उनको कैसे उनकी इम्पोर्टेंस को बताया जा सकता? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका ये। तो उसमें क्या होता है कि संस्कृत का एक हम उसे भाषा की तरह न देखें। जी। जैसे अभी तक हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज में अ, इस ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में हमने जहां भी देखा, वहां पर उन्होंने क्या किया था कि संस्कृत को एक सिंगल लैंग्वेज की तरह लेकर के और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज चला रखे थे। जी कहीं पर जो है बीए संस्कृत है, कहीं पर एमए संस्कृत है। तो संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लिटरेचर, इस तरह की जी बातें थी। लेकिन संस्कृत एक लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत एक लिटरेचर नहीं है, संस्कृत एक पूरा का पूरा एक नॉलेज सिस्टम है। तो अभी नवीन शिक्षा पद्धति में उसको लैंग्वेज का प्रयोग कहीं नहीं करते हुए पूरा एक नॉलेज सिस्टम जहां कहा गया है, तो उस जी। नॉलेज सिस्टम का एक अपना पैटर्न है हाँ कि हमारे जो बेस है, यानी कि आधार है, उस आधार में वेद है, जी। उसके ऊपर फिर वेद के जो है उपनिषद हैं,
उसके ऊपर फिर पुराण है, फिर उसके ऊपर जो उसके 6 धाराएं हैं, इसमें व्याकरण शास्त्र है। तो व्याकरण शास्त्र जो है वो हमारा, वो सीधा सा आईटी के साथ में, या यूं कहें कि जो एआई है, आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस है, इसके साथ में सीधा सा संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल। क्योंकि शब्दों का उच्चारण हमें करना है। अगर हम इंग्लिश में नो कहते हैं, हाँ तो नो का अर्थ जो है इंग्लिश में नहीं भी होता है, NOW, सॉरी NO, नो, और जी KNOW नो हम कहते हैं, तो वहां पर अर्थात नोइंग यानी जानना भी होता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों के लिए उच्चारण जो है वो नो ही है। तो हाँ ऐसी स्थिति में एआई इस चीज को कैसे क्लियर करेगा कि हमने जो कहा है वो हम जानने के बारे में कह रहे हैं, या हम उसे मना करने के बारे में कह रहे हैं। और भी जी ऐसे कई अनेक विषयों में इस प्रकार के संदेह पैदा होते हैं। हाँ तो वहां पर भारतीय भाषा में, संस्कृत में, इस प्रकार की चीजों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, और जी अनेक उच्चारणों के इस प्रकार के उसमें विधान हैं कि उसमें एआई को भी किसी भी प्रकार का संदेह पैदा नहीं होता। जी तो वो मशीनी भाषा भी है इस प्रकार से, हम्म और वो फोनेटिक्स भी है। और जिस प्रकार से हम एक शब्द ब्रह्म की जो बात करते हैं, वो शब्द ब्रह्म भी है। तो उसे हम पहले देखते हैं कि पहले मंत्रों से, इच्छा से और चिंतन मात्र से विमान जी चला करते थे। पढ़ने में हम्म आता है बहुत से विषयों में, कई हाँ जगहों पर उल्लेख मिलते हैं। तो वो जो मंत्र का अभिप्राय होता है वही है जिसे हम आज के समय में कोडिंग कहते हैं। तो जी आज आपकी जो कोडिंग है वो उस समय की मंत्र विद्या है, हाँ यही है। तो उसे हम आराम से अपने आधुनिक इसके साथ जोड़ते हैं, और कई जगहों पर इस पर कार्य चल रहा है। अभी हम बिल्कुल देखते हैं कि आज गूगल जो है वो संस्कृत में अनुवाद कर पा रहा है। आज बिल्कुल। आपके मन में किसी चीज को अनुवाद नहीं समझ में आता, आप गूगल पर डालिए, उससे जी कहिए भैया इसे संस्कृत में बना कर दे दो, तो वो संस्कृत में कन्वर्ट करके देता है। तो ये जी गूगल ने स्वयं तो नहीं कर लिया, या हाँ कि वहां बैठ करके हमारे भारत के ही जो है सुंदर पिचाई जी ने बैठ करके तो नहीं किया। बिल्कुल उनके साथ पर्टिकुलर एक ऐसी टीम लगी हुई है, जो हाँ टीम संस्कृत की जानकार है। हमारे बीच के ही लोग जो संस्कृत में स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने जी संस्कृत में ही अपनी अध्ययन अध्यापन किए हैं, शोध किए हैं, वे लोग आज गूगल जैसी संस्थाओं में, माइक्रोसॉफ्ट जैसी संस्थाओं में जाकर के अपना कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो जी वो जो मशीनी भाषा है, वो उन संस्कृत के पंडितों के द्वारा, पंडित का अर्थ होता है स्कॉलर्स, पंडित जी का अर्थ कोई धोती लग पहनने वाला, गमछा ओढ़ने वाला, टीका लगाने वाले पंडित जी नहीं है। जी असल में पंडित शब्द का अर्थ स्कॉलर। जी तो उनके साथ बैठ करके वो लोग काम करते हैं, और उसी का हम्म, परिणाम है कि आज गूगल जो है वो अपनी सामान्य भाषा की तरह संस्कृत में भी आपको भाषा अनुवाद करके देता है। तो इसका अर्थ है कि हमारे आधुनिक धारा के लोग जो हैं वो संस्कृत के साथ काम कर रहे हैं, आईटी संस्कृत हाँ के साथ जुड़ गई है पूरी तरह से, इस बिल्कुल। तरह से। ये एक इकोसिस्टम है। जी संस्कृत भाषा बिल्कुल, का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, जब वो लोगों को साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसका अपना एक ध्वनि सिद्धांत टाइटल भी है। है उसका वसुदेव हम, कुटुंबकम। बिल्कुल, उसका अपना एक हाँ ध्वनि सिद्धांत है संस्कृत का। जी वसुतः संस्कृत का जो नॉलेज सिस्टम है, ये पूरा जी का पूरा मेमोरी आधारित था, यानी हाँ कि स्मृतियों में ही इसे स्थापित करना था। आज जिन्हें हम वेद कहते हैं, वो वेद की ऋचाएं अब जाकर के लिखी गई हैं, कुछ 100, 200, 500 वर्ष पहले लिखी गई हैं। जी लेकिन उसके पहले तक वो वेद की सारी ऋचाएं, अलग अलग धाराओं में बोली जाने वाली हम्म ऋचाएं, मेमोरी में, यहाँ पर स्मृतियों में रखी गई है। सुन सुन हाँ करके उसे और यहाँ रख लिया जाता था। तो श्रुत, सुन सुन के उसे जीवित रखने के कारण ही उसका नाम श्रुति है। तो वेदों का दूसरा नाम है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है कि जिसे सुन सुन करके अभी तक जीवंत रखा गया हो, वो। तो वहां पर जैसे मंत्र है, हाँ हम अगर किसी एक मंत्र को लेते हैं, तो उस मंत्र की अपनी एक ध्वनि है, बोलने का जी अपना एक तरीका है, एक सिद्धांत है, उसके पीछे एक फोनेटिक्स काम कर रहा है। जी तो उस फोनेटिक्स को सुन करके एक व्यक्ति ने अपना सीखा गुरुमुख से, उसने अपने शिष्य को फॉरवर्ड किया, शिष्य ने हाँ निरंतर अपने आगे 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 की धाराओं में उस फोनेटिक्स को फॉरवर्ड करते करते 5,000, 7,000, 10,000 वर्षों से उन्होंने उसको जी सुरक्षित रखा। तो ये एक बड़ी वैज्ञानिक परंपरा है कि वो कहीं ना कहीं हमारे जिसे हम कहते हैं डीएनए में संस्कृत बह रही है, वेद मंत्रों के रूप में बह रही है, कहीं जी। पुराणों के रूप में बह रही है, कहीं कथाओं के रूप में बह रही है। यह है। संस्कृत का जो रिलेशनशिप है सर मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में, क्या वो उसके कुछ टेक्निक्स या उसके कुछ थ्योरीज आज के साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या लाइफ कोचेस क्या उसको यूज कर रहे हैं, या वो उसकी मान्यता कहाँ तक। हाँ, निश्चित रूप से।
निश्चित रूप से, विशेष रूप से क्या है कि मनोविज्ञान जो है ये कुछ समय तक के लिए हमारे जी भारत में भी एक नाम मनोविज्ञान को लेकर के विदेश, जिसे हम कहें कि भारत के बाहर का नाम जो है वो फ्राइड का पढ़ा जाता था कि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनके मनोविज्ञान को भी हम प्रणाम करते हैं, अप्रिसिएट जी। करते हैं। लेकिन हम्म। भारत के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं और भारत ने जितना कार्य मनोविज्ञान पर किया है इतना अन्य किसी ने नहीं किया। हाँ आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, प्रश्न होगा कि सर ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा, ये जी। आप कैसे कह सकते हैं। तो हमारी धारा से, हमारी सोच से, हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की विधियां हैं उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नाम मनोविज्ञान के क्षेत्र में पतंजलि का है, महर्षि बिल्कुल। पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने जितने भी योग सूत्रों का प्रणयन किया वो हम्म। पूरा का पूरा योग सूत्र किस लिए है, तो मन पर नियंत्रण करने के लिए। जी। योग का हम क्यों आचरण करते हैं, तो मन हम्म। को स्थिर करने के लिए, तो जी। मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को जाग करने के लिए, हम्म। मन को अपने अनुकूल बनाने के लिए। तो हम्म। पूरे योग शास्त्र का जो मूल है वो वस्तुतः मनोविज्ञान ही है, लेकिन जी। उसे पृथक से मनोविज्ञान कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो उसे हम्म। क्या कहा गया, तो योग शास्त्र। तो जी। योग का अर्थ क्या है, तो योग अर्थात जोड़ना। तो हाँ। किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, किसको, तो हमारे इंद्रियों के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रियों के साथ हम जी। अपने मन को जोड़ रहे हैं। हम्म। आप क्यों जोड़ रहे हैं, तो हम सुबह से उठते हैं, अब जैसे आपका ही दिनचर्या हम ले लें कि भाई सुबह से जागना है, अपने घर के भी समस्त कार्य करने हैं, कार्यालय के काम करना है, सायंकाल को लौटना है, थक जाना है, घर आना है, घर वालों से मिलना है, माता पिता से बात करनी है, खाना पीना खाया और रात हो गई और हम सो जाते हैं। बिल्कुल। सबसे हम मिलते हैं, सबके लिए हम सोचते हैं, सबके लिए हम काम करते हैं, नहीं कर जी। पाते हैं तो सिर्फ किसके लिए, तो स्वयं के लिए, अपने जी। लिए, अपने मन के लिए। तो पतंजलि कहते हैं कि आप 8 प्रकार की विधियां उन्होंने दे दी कि भाई यम है, हम्म। नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और अंत में जाकर के समाधि है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, यमन करिए, आप पहले यम करिए, नियम करिए, संयमन करिए, नियमन जी। करिए अपने आप पर, और फिर धीरे 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 यही आप खासियत जब है मन अपनी, की जो ओर अपनी बढ़ते हैं, वेस्टर्न कल्चर से अपन को अलग बनाती। अलग बना रही है हमको। और हाँ। उसको हमने अलग से मनोविज्ञान शब्द नहीं कहा, वो मन जी। का ही विज्ञान है। वो हाँ। योग जो है वो मन का ही विज्ञान है, शाश्वत विज्ञान। जी। इसके पहले योग वशिष्ठ है, महर्षि वशिष्ठ हाँ। जी बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। भगवत गीता भी जो है वस्तुतः वो भी मन के लिए ही कहा गया पूरा का पूरा ग्रंथ है, तो वो जी। भी मनोविज्ञान ही है। तो मन के विज्ञान पर हमारे यहाँ काफी प्राचीन काल से काम चल रहा है, और श्री तो भगवान श्री उसके लिए कृष्ण से पृथक बढ़ से के मनो कोई लीडर नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। नहीं है, सही है। हम्म। अब वो कहते हैं ना कि भाई तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम्हारे मन में जी। बहुत सी चिंतन चल रहे होंगे, तुम बहुत जगह हम्म। भटकते हो, तुम्हें लगता है कि ये सही है कि ये सही है कि ये गलत है कि कौन गलत है। बोले तुम ये सब धर्म अर्थात इन सब व्यर्थ की बातों को छोड़ो, जी। मामेकम शरणम व्रज, मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ। अहम जी। त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं हूं जी। ना, मैं तुम्हें हाँ। सभी पापों से मुक्त करता हूं, तुम मेरे पास आओ, मेरी हम्म। शरण में आओ। जी। तो आपको मन को स्ट्रांग बना रहे हैं, वो आपके मन से जुड़ना चाह रहे हैं, जी। श्री कृष्ण अपनी बात आप तक हम्म। पहुंचाना चाह रहे हैं, यही है। सर, आप आपका जो एनजीओ है जो आपने स्थापित किया है, कुछ आप उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करें, जो संस्कृत सेवा समिति। अच्छा विषय है, जी जी बहुत अच्छा है। हमारा जो एनजीओ है उसका नाम है संस्कृति संस्कृत संस्कार शिक्षा जी। समिति। इसके स्थापना के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। मैं अपने परम पूज्य पितामह अर्थात मेरे दादाजी का स्मरण करना चाहूंगा, पंडित रघुनंदन प्रसाद भार्गव जी। जी। उन्होंने और मेरे पूज्य पिताश्री पंडित कुमार शंकर जी ने इसकी स्थापना की थी। ये 31 मई 31 मार्च 2003 को इसकी और ग्वालियर में इसको स्थापित किया गया था, पंजीकरण हुआ था और हमारे गांव में इसकी स्थापना हुई। जी। हमारा उद्देश्य था कि हमें एक संस्कृत विद्यालय चलाना है, एक गुरुकुल की संचालन करना है। तो ये उस समय विचार सर इसकी आप में स्थापना कैसे की थी। आया? फिर ये मेरे दादाजी का विचार था। असल में मेरे दादाजी जो हैं वो वाराणसी की परंपरा से पढ़े हुए थे। अच्छा उन्होंने अच्छा। अपनी सेवाएं पुलिस डिपार्टमेंट में दी थी, लेकिन अच्छा। उनका चिंतन था कि मुझे संस्कृत के लिए कार्य करना है। उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, हाँ। तो फिर ये चिंतन हुआ कि नहीं हमें इस पर कार्य करना है। तो हम लोग ने उसको सहयोग करने के लिए कहा कि दादाजी जो आपका आज्ञा होगी हम करेंगे, और जी। वही हुआ। तो 2003 से लेकर के
2011 तक इसका पूरा का पूरा संचालन जो है मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने किया। अच्छा 2011 के बाद से फिर इसका संचालन जो है वो फिर मेरे हाथ में आना शुरू हुआ। तो मैंने पूरी तरह से इसको लगभग 2017 से अपने हाथ में लिया और 17 से लेकर के 23 तक के बीच में हमने अभी इसमें कार्य किए। हमने अपने जी। कार्यों के फोकस को थोड़ा सा एरिया को बड़ा किया, ब्रॉड किया, बदला है। इसमें संस्कृति से संबंधित जितने भी आयाम हो सकते हैं हम उस पर कार्य करते हैं। अच्छा जैसे बाल संस्कार की बात करना, बच्चों को संस्कृत का शिक्षण देना, संस्कारों की शिक्षा देना, तो उस तरह के छोटे छोटे काम जहां जहां हो सकते हैं हम उस पर काम करते हैं। फिर इसके बाद में संस्कार शिक्षण की बात करना, जहां पर हो सकता है वो संस्कार शिविरों का आयोजन करना, फिर संस्कृत के लिए सपोर्ट करना, ये हमारा सबसे प्रधान कार्य है। तो अच्छा। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जिन्हें, हाँ जैसे आप हैं, इच्छा है आपकी कि मुझे संस्कृत पढ़ना है लेकिन पता नहीं कि कहाँ पढ़ूं, कोई रिसोर्स नहीं पता। जी अच्छा, तो हम लोगों से बात करते हैं, संवाद करते हैं, उन्हें उसकी तरफ सही दिशा निर्देश देते हैं और उन्हें लेकर के जाते हैं। जहां जी। तक संभव होता है उनका विधिवत उस परंपरा से शिक्षण कराना, और अगर होगा तो हम अपनी ओर से भी अपना व्यक्ति सपोर्ट करते हैं तो वहां से भी पढ़ाना, शिविरों का हम्म। आयोजन करना, इस तरह के आयोजन हम उसके माध्यम से करते हैं। तो लक्ष्य ये है कि सभी तक संस्कृत की शिक्षा पहुंचे आगे भी और बहुत इसके अच्छा होगा लिए सर। जो भी हो सकते हैं, हाँ, प्रयत्न वही है कि सबके लिए उपयोगी हो। अभी अभी जैसे हमने आगे गत और आप वर्ष क्या जब रिफॉर्मेशंस कोरोना लाना काल चाह था, रहे हैं सर? अभी हम इसको एक नेशनल लेवल पर लेकर के जाना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमारी बैठक हुई है, उसमें चर्चा में ये निर्णय हो गया है कि भाई इसको अब हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसके हम अपने काम को शुरू करना चाह रहे हैं। तो जी। उसमें इसी तरह के जो हमारे काम है इनको हम नेशनल लेवल पर लेकर के जाना चाहेंगे हम। और इसमें खासतौर पर फोकस अब हमारा एरिया हो गया है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम कर दिया है कि अब हम इंडियन हाँ। नॉलेज सिस्टम पर स्पेशल रूप से काम करेंगे और वर्ल्ड इसमें इंडिया लेवल का पूरा काम हमें करना है। तो उसमें आप जैसे जो युवा हैं और तेजस्वी हैं उनका सहयोग भी हमें मिलेगा, इसकी भी हमें आशा है। तो हम आप लोगों को भी उसमें आमंत्रित करते हैं। कुछ जो छात्र हैं नए परंपरा के उनको हम इंटर्नशिप भी उसमें उपलब्ध कराते हैं। कुछ लोगों को प्रशिक्षण चाहिए तो उनको हम प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं उसके माध्यम से। जी। तो इस तरह के जो सामाजिक कार्य वो भी उसमें निरंतर हमारे चल रहे हैं। मैं हम्म। कहूंगा कोरोना के समय पर जब चारों तरफ बहुत भयंकर कोरोना व्याप्त जी हुआ जी। था, तो उस टाइम पर हमारे जो स्वयं सेवक हैं जो जो जहाँ थे, किसी ने भोजन बांटने का जिम्मेदारी ले रखी हम्म। थी, किसी ने योग कराने की, हमने ऑनलाइन पूरी एक इवेंट चला दी थी कि हमारा जी। प्रतिदिन जब तक वो भीषण परिस्थितियां रही, लॉकडाउन रहा, नित्य प्रातः काल 5 बजे से हमारी ऑनलाइन योगा क्लासेस हम लोग शुरू करते थे। अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग हमारे वॉलंटियर्स करते थे। लगभग 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक हमने निरंतर योगा लोगों को कराया, लोगों को स्वस्थ किया। हमारे पास ऐसे केस आए कि जिनको कोरोना हो गया था, उन्होंने हमारे साथ योगा किया। कुछ रिकवर होने के बाद में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने हमारे साथ योगा किया। अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगभग ऑल इंडिया से हमारे साथ लोग जुड़े थे। और विश्व बहुत योग बढ़िया। दिवस के दिन तो हमने 700 लोगों को ऑनलाइन पूरा योगा कराया था उस दिन। तो वो भी निरंतर हमारी एक इवेंट योग को लेकर के भी चलती रहती बहुत बढ़िया सर। है जी। आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा सर। आपकी बातें हम बहुत अच्छी अनुभूति दी गई है और काफी अच्छा एक्सपोजर मिला, काफी चीजें सीखने को मिली। मैं आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद सर आप हमारे पॉडकास्ट में आप आए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए भी कि इस तरह के जो चर्चा है, चिंतन है, इससे समाज को प्रेरणा मिलती है। और आप जो कार्य कर रही हैं वो वास्तव में बहुत ही एक प्रेरणादायक काम है। मेरी आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो। हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद। हर हर महादेव।